बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 जून है और दिन है जुमेरात का। अब से 4-5 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूदा हालात में सबसे जो अहम और सबसे बड़ा केस है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुनने जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये समाअत होगी, आगे चलेगी, या ये बेंच जो है वो टूट जाएगा। ये बड़ा सवाल है और इस पर कौन कौन से नुकात हैं वो सारे आपके सामने रखता हूँ। पहले आपको बता देता हूँ कि ये बेंच में है कौन कौन और कौन कौन नहीं है, और जो नहीं है वो क्यों नहीं है। टूटने पर बाद में आते हैं कौन कौन अलग हो सकता है और दरखास्तें किस किस की हैं। मामला तो आपको पता ही है कि 9 मई का जो वाक़या हुआ उसमें जो सिविलियंस इन्वॉल्व थे, जो कोर्ट कमांडर हाउस पर गए, जना हाउस पर गए, जो GH के ऊपर गए, जो और आर्मी के जो ऑफिस थे वहाँ पर गए, उनका हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि उनके केसेस जो है वो आर्मी एक्ट के तहत चलेंगे और मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे। तो उस पे जब इन्होंने ये डिसाइड किया हुकूमत ने, तो उसके बाद फिर FIRs हुई और उन लोगों को वहाँ पे जो है वो मुंतकिल किया गया, उनको हिरासत में लिया गया, उनको फ़ौज के हवाले किया गया। तो उसके बाद से पहले तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की, उसके बाद सिविल सोसाइटी ने दरख्वास्त दायर की फैसल सिद्दीकी साहब के ज़रिए, और उसके बाद एतजाज़ एहसन साहब ने दरख्वास्त दायर की लतीफ़ खोसा साहब और सलमान अकरम राजा साहब के ज़रिए। और उसके बाद जो चौथी दरख्वास्त है वो सबसे तगड़ी थी और वो थी जवाद एस ख्वाजा साहब की, जो साबिक़ चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान है। उनकी दरख्वास्त सबसे ज़्यादा पावरफुल दरख्वास्त थी, जिसके बाद उमर बंदयाल साहब ने ये बेंच जो है वो बनाया है। 9 रुकनी बेंच में कौन कौन है? 9 रुकनी बेंच में उमर बंदयाल साहब हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं, इजाज़ुल एहसन साहब हैं, सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, याहिया अफरीदी साहब हैं, सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं और आयशा ए मलिक साहिबा हैं। ये 9 रुकनी बेंच बनाया है चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने। और इसमें जो दरख्वास्तें, सबसे पहले जो दरख्वास्त है वो जवाद एस ख्वाजा साहब की है, और उसके बाद जो दूसरी दरख्वास्त है वो है एतजाज़ एहसन साहब की, लतीफ़ खोसा साहब उनके वकील हैं। तीसरी दरख्वास्त करामत अली एंड अदर्स जो सिविल सोसाइटी की है, उसमें फैसल सिद्दीकी साहब बहुत ज़बरदस्त वकील हैं, बहुत कमाल वकील हैं। और मैं आप मेरी अगर पुरानी वीडियोज़ याद करें, जब सुप्रीम कोर्ट में इन जिन केसेस में उन्होंने दलाइल दिए हुए, मैंने इनका बहुत ज़्यादा जिक्र किया हुआ है फैसल सिद्दीकी साहब का कि बहुत ज़बरदस्त, बहुत लाइक वकील, और जजेस बहुत जब फैसल सिद्दीकी साहब जिस केस में होते हैं तो जजेस बड़े रिलैक्स इसलिए होते हैं, हर चीज़ जजेस को तैयार करके देना, नोट्स तैयार करके देना, फ़ैसलों के रेलिवेंट पैराग्राफ एक जगह करके देना, हर चीज़ इतने ज़बरदस्त तरीके से करके देते हैं कि जजेस को मज़ा आता है जब ये केस में दलाइल दे रहे होते हैं। वो कहते हैं कि यार ये वो चीज़ है जो हर वकील को करनी चाहिए, जो फैसल सिद्दीकी साहब करते हैं। उसके बाद इमरान खान साहब की दरख्वास्त है, उसमें हामिद खान साहब जो हैं वो वकील हैं। अब मामला ये है कि ये बैंक तो बन गया। अच्छा, इसमें कौन कौन नहीं है? पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से जजेस नहीं हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 16 जजेस हैं, और 16 में से कौन कौन से 7 जजेस हैं जो इस बेंच का हिस्सा नहीं है। उनमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जस्टिस जमाल खान मंतुखेल साहब हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं, जस्टिस सईद हसन अज़हर रिज़वी साहब हैं, और जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं। ये नहीं है, और वैसे उनकी अभी अपॉइंटमेंट हुई नहीं है सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा की। ये जजेस इसलिए नहीं हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो जजेस हैं ये बेंचेस में भी नहीं थे, और शायद ये लगता है कि इस्लामाबाद में ये अवेलेबल नहीं है, छुट्टियों पर गए हुए हैं, क्योंकि छुट्टी शुरू हो चुकी हैं शायद, इसलिए ये जजेस नहीं हैं। बहरहाल ये तो आप ज़ाहिर है फुल कोर्ट के ऊपर कल ही एक ख़बर इमरान वसीम साहब ने दी थी, और वो ख़बर ये दी थी कि जो खोसा साहब और एतजाज़ एहसन साहब ने मुलाकात की है चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदयाल साहब से, उन्होंने यही बताया कि बहुत से जजेस यहाँ पर अवेलेबल नहीं हैं, इसलिए फुल कोर्ट तो मुमकिन नहीं होगी। लेकिन अब यह है कि ये 9 रुकनी बेंच जो है वो बहरहाल ये उमर बंदयाल साहब ने बनाया है। अब क्यों ये देखा जा रहा है कि क्या ये बेंच टूट जाएगा? हमारे दोस्त हैं अहमद अदील सरफराज, जिनका अक्सर मैं जिक्र करता हूँ अपनी वीडियोज़ में, उनका अपना यूट्यूब चैनल है और बहुत ज़बरदस्त वीडियोज़ करते हैं, और 4-5 वजूहात तो वो हैं जो ऑलरेडी बता चुके हैं अहमद अदील सरफराज साहब। और मैं जब उनकी वीडियो सुन रहा था मैंने कहा कि अच्छा हुआ मैंने सुन ली है, वरना यह है कि मैं भी इन्हीं में से कुछ रीज़न्स देता, कुछ और भी शायद देता। तो बहुत से लोगों ने कहना था कि यार जिन्होंने उनकी वीडियो सुनी है कि यार देखें उनकी वीडियो सुन के और इन्होंने वीडियो कर दी है। लेकिन मेरी हमेशा कोशिश होती है जिसकी वीडियो में ये बातें हों जो मुझसे पहले को कर चुका हो तो उसको क्रेडिट देना चाहिए, और अहमद अदील सरफराज साहब से तो हम हमेशा सीखते भी हैं, बहुत ज़बरदस्त और सीनियर भी हैं, लाइक भी हैं, बड़ी अल्लाह ताला ने उनको सलाहियत दी है। तो पहली चीज़ तो ये है, अब मैं कुछ रीज़न उन्होंने बताई हैं, मैं ओवरऑल जो मैं समझता हूँ कि उनको मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। पहली बात तो यह है कि जो काजी फैसल साहब हैं वो पिछले 2 माह से बेंचेस में नहीं बैठ रहे, वो चैम्बर वर्क कर रहे हैं। अब समझ आज तक नहीं आई कि वो क्यों नहीं कर रहे। क्या इसकी वजह यह है
कि जो हुकूमत ने कानून साजी कर दी है, जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको अमल दरामद उस पर रोका हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी अब 184(3) के केसेस आएंगे वो किस बेंच ने सुनने हैं, ये 3 रुकनी कमेटी फैसला करेगी, जिसमें बंदयाल साहब, इस वक्त बंदयाल साहब क्योंकि वो है जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान, और 2 सीनियर 3 जजेस, इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब हैं, उनके साथ सरदार जो काजी फैसल साहब और सरदार तारिक मसूद साहब हैं। फिर उसमें यह है कि जो उसमें लिखा हुआ है कितने रुकनी बेंच सुनेगा और वो सारी चीज़ें जो है, तो ये क्या काजी फैसल साहब उस जो कानून साजी है क्या उसकी वजह से नहीं बैठ रहे? दूसरी वजह क्या ये है कि काजी फैसल साहब जो हैं वो इसलिए नहीं बैठ रहे कि उन्होंने ख़ुद एक फ़ैसला दिया हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि 184(3) के जितने केसेस हैं वो उस वक्त तक ना जो है वो सुने जाएं जब तक जो रूल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं, वो ना बन जाएं, बने हुए तो हैं, उनको चेंज ना कर लिया जाए, तरमीम ना कर ली जाए, और एक मैकेनिज़्म ना बना लिया जाए कि कौन सा केस 184(3) के तहत लेना है, कौन सा नहीं लेना, जो लेना है वो किस बेंच के सामने लगेगा। ये सारी चीज़ें जो है वो इनको रेगुलेट होना चाहिए। काजी फैसल साहब ये समझते हैं। तो बहरहाल पहली पॉइंट तो यह है कि काजी फैसल साहब वजूहात कुछ भी हों, लेकिन काजी फैसल साहब 2 माह से ज़्यादा हो गए हैं बेंचेस में नहीं बैठ रहे, खुद नहीं बैठ रहे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कह के नहीं बैठ रहे कि मैंने बेंचेस में नहीं बैठना। तो जो 2 माह से ज़्यादा हो गए नहीं बैठ रहे, क्या आज वो बैठेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और जब वो खुद एक फ़ैसला दे चुके हैं कि 184(3) के केसेस पर समातें रोक दी जाएँ, तो क्या वो खुद 184(3) के केस में बैठेंगे? गो के जो उनका फ़ैसला था वो 2-1 से आया था, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने उनसे इत्तफाक किया था और जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने खिलाफ़ किया था। और फिर अमीनुद्दीन खान साहब ने आपने देखा कि जब एक बेंच में वो बैठे तो उन्होंने ख़ुद को अलग कर लिया, ये कहकर कि मैं तो फ़ैसला दे चुका हूँ कि 184(3) की समातें नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन वाला जो मामला था, तो इसलिए मैं इस बेंच से ख़ुद को जो है वो अलग कर रहा हूँ, और उन्होंने ख़ुद को अलग कर लिया। तो काजी फैसल साहब क्या, क्योंकि गो के उसके ऊपर फिर एक और बेंच बना के चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक बेंच बनाया था और उस बेंच ने वो मामला वैसे ही क्लोज़ कर दिया था जो हाफिज़ कुरान को 20 नंबर देने के हवाले से था, और जिसमें काजी फैसल साहब ने हुक्म दिया था उस सोमोटो को निपटा दिया गया था। और काजी फैसल साहब का जो वो हुक्म था, इंटरम ऑर्डर, वो भी ख़त्म हो गया था कि 184(3) के केसेस ना सुने जाएँ। उसके बाद दूसरा जो है, दूसरी वजह यह है कि क्या काजी फैसल जो है वो ये भी देखेंगे कि ऐसे वक्त में ये केस सुना जा रहा है या सुनना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट, जब इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी सबके सामने है, उनका एग्रेशन सबके सामने है, उनका 9 मई के बाद का गुस्सा सबके सामने है, तो क्या काजी फैसल ये चाहेंगे कि वो कोई ऐसा काम ना करें जिससे वो अभी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने के हवाले से उनके का नोटिफिकेशन तो हो गया है, लेकिन क्या वो अपने आप को मुतनाज़ा ना बनाने की वजह से भी वो ये काम करेंगे? क्योंकि इससे पहले आप देखें कि जस्टिस काजी फैसल साहब हों, वो तो चले उन बेंचेस का हिस्सा नहीं थे जो इलेक्शन के हवाले से थे, लेकिन जो बाकी जो जजेस हैं जिनका ये तासुर है कि वो काजी फैसल साहब के ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने टेक्निकल पॉइंट्स को की आड़ लेते हुए ख़ुद को उन बेंचेस से अलग कर लिया, उन मामला से अलग कर लिया, इलेक्शन वाले मामला से, जहाँ पे हुकूमत ये चाहती थी कि ये फ़ैसले ना हों। उन्होंने टेक्निकल बुनियादों को ख़ुद को अलग किया, जो आइन की रिक्वायरमेंट थी, ज़रूरत थी, उसके ऊपर उन्होंने कोई राय नहीं दी कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, नहीं होंगे तो क्या होगा, बस उन्होंने तरीके से ख़ुद को अलग कर लिया कुछ और बहाने बनाकर। तो आज भी क्या काजी फैसल साहब ये चाहेंगे कि वो अपने आप को मज़ीद कंट्रोवर्शियल ना करें? कहीं ऐसा ना हो वो इस बेंच में बैठ के कोई ऐसे रिमार्क्स दे दें, कोई ऐसा डिसीजन दे दें जिसके बाद फिर उनके खिलाफ चीज़ें शुरू हो जाएँ। क्योंकि देखें बंदयाल साहब तो नहीं, उनको इस वक्त इस पोजीशन में भी नज़र नहीं आ रहे कि वो इनको निकाल दें, लेकिन हुकूमत ने जो कल नोटिफिकेशन किया है, एक वजह उसकी ये भी बताई जा रही है कि हुकूमत को यह है कि काजी फैसल साहब के ख़िलाफ़ कहीं और से कुछ ना हो जाए, तो ये भी एक मामला है। तीसरा जो है वो ये है कि क्या काजी फैसल ये सोचेंगे कि भाई मैं तो अब मेरा नोटिफिकेशन भी हो गया है, मैं अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान हूँ, 3 माह रह गए हैं, तो क्यों ना मैं जो है वो बजाय इसके कि 3 माह से भी कम रह गए, बजाय इसके कि अब अगर ये फ़ैसला हम देते हैं मिलिट्री कोर्ट्स वाला, तो क्रेडिट तो बंदयाल साहब को जाएगा कि बंदयाल साहब के दौर में ये फ़ैसला आया, बंदयाल साहब उस बेंच की सरबराही कर रहे थे, तो क्यों ना अभी चलने दूँ चीज़ें ख़राब, 2-2.5 माह 3 माह चलने दूँ, जब मैं आके बैठूँगा फिर मैं इन मामलात को टेकअप करूँगा, जो जो इस तरह की चीज़ें होंगी, जो जो मामलात होंगे, फिर आके मैं अपने सरबराही में बेंचेस तश्कील देकर और मैं ये मामला टेकअप करके और ख़ुद क्रेडिट लूँ। तो ये मैं क्यों क्रेडिट दूँ? क्योंकि एक तरफ काजी फैसल ये भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने क्योंकि हमें वो भेजा, ऑडियो लीक्स कमीशन बनाया, उसमें मुझे सरबराही दी, तो मैं क्योंकि मैंने हलफ उठाया हुआ है कि मैंने आइन और कानून के मुताबिक काम करना है, तो कानून यही कहता है कि जो इस तरह की मुझे ड्यूटी दी जाए मैं करूं, तो फिर आइन आपको ये भी तो ड्यूटी देता है कि आप साइलिन के केस सुने, आप आम लोगों के केस सुने, आप इंसाफ करें, आपको जो केसेस का फैसला करने के लिए कहा जाता है वो करें। तो अब ये भी देखना है कि वो अब अपने हलफ की आज पासदारी करते हैं या नहीं करते।
उसके बाद जो है वो, क्योंकि पहले आपको पता ही है कि एक 9 रुकनी बेंच बना था, वो किस तरह से जो है वो फिर वो रह गया, 3 रुकनी रह गया था, वो सारी कंट्रोवर्सीज आपके सामने हैं। फिर एक और जो अहमद अदील सरफराज साहब ने भी इस पर बात की कि याहिया अफरीदी साहब का मुस्तकिल एक व्यू रहा है, और वो ये रहा है कि वो ये कहते हैं कि 184(3) के केसेस में बैठते ही नहीं हैं। तो क्या आज वो बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, या ख़ुद को बेंच अलग कर लेंगे? उसके बाद जो मंसूर अली शाह साहब हैं, उनके हवाले से भी एक अहमद अदील सरफराज साहब ने अपने वीडियो में बात की है कि उनके कोई शायद कराबतदारी है, कोई उनकी रिश्तेदारी है जो जवाद ख्वाजा साहब हैं, दूर की करीब की जो भी, तो क्या ये भी एक वजह बन सकती है कि वो ख़ुद को मंसूर अली शाह साहब भी बेंच से अलग कर लें? तो ये वो नुकात हैं जो लेकिन ये पाकिस्तान के अदालती महाज पर, सियासी महाज पर मौजूदा हालात की सबसे बड़ी ख़बर होगी। अगर ये बेंच समाअत शुरू कर देता है तो भी, और अगर बेंच टूट जाता है तो भी। और मेरे लिए ख़बर ये होगी कि बेंच नहीं टूटा। बेंच टूटना मेरे लिए कोई ख़बर नहीं होगी, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि बेंच टूट जाए। तो अब देखने बहरहाल चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। ये सूरत हाल है, ये मामलात है, ये हालात हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।